अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न ग्रामर। मैं सिंधस गुल एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपकी फरमाइश पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने हमारे ऑल 12 टेंसेस को डिस्कस किया है। उनकी सारी जो की पॉइंट्स हैं वो सब मैं एक वीडियो में लेकर आई हूँ और एक नया मेथड लेकर आई हूँ आपके टेंसेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगी 10 से 15 सेकंड की, और उसके थ्रू हम अपने टेंसेस को लर्न करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। अगर आप टेंसेस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लाइक ऐसा कि यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पर, टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेक्स्ट टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। देयर आर 3 मेजर टेंसेस इन इंग्लिश। 3 मेजर टेंसेस जो इंग्लिश के बने हैं वो किस तरह से डिवाइड हुए हैं उसको हम इतना आसान तरीके से और किस मेथड के थ्रू समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, वो मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टेंसेस में जो है हम एक्शंस की बात करते हैं, इसके अंदर वर्ब्स का यूजेस होता है, हैविंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, और हम उस ड्यूरेशन में क्या काम कर रहे हैं और कितने वक्त में कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें जो हैं अपने टेंसेस में बता रहे होते हैं। चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ छोटी सी, ताकि आपको आसानी से जो है टेंसेस और उनकी टाइप्स याद हो जाए। अच्छा, इस कहानी में जो है टेंसेस, जो सबसे पहला वर्ड आता है टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस को इस कहानी के अंदर हमने एज अ फादर कंसीडर किया है और उसके 3 बेटे हैं और जिनको हमने नाम दिया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों की आपस में बनती नहीं है, इन तीनों की आपस में फ़ाइट होती है। इसी वजह से जो इनका फादर है यानी कि टेंस, वो डिप्रेशन में रहता है, इसीलिए उसका नाम टेंशन से टेंस रखा गया है। ठीक है, अभी आपने कंसीडर करना है कि टेंस फादर है और उसके 3 सन हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट एंड नंबर 3 फ्यूचर। थोड़ी स्टूपिडिटी लग रही होगी आपको, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बनिस्बत पढ़ाई के स्टोरीज़ जो हम सुनते हैं या जो हम स्टोरीज़ को जब माइंड में लेकर आ रहे होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है इनकी आपस में बनती नहीं थी, तो इनके फादर ने जो है एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई और मैंने यही देखा है कि तुम लोग की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई होती रहती है। तो फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम तीनों की मैं शादी कर दूँ। शादी तो मैं कर दूँगा, उसके बाद मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बस मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर देना। सबसे पहली ख्वाहिश तो ये है कि आपस में इत्तेफाक से रहने की कोशिश करना। दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि तुम लोगों की जितनी औलादें पैदा होंगी उनके नाम एक जैसे रखना, सरनेम अलग अलग कर लेना, बाकी कंटिन्यूटी जो है उनके नामों की एक जैसी होनी चाहिए। कोशिश करना कि उनको एक ही स्कूल में पढ़ाओ। इतना कहकर टेंस की डेथ हो जाती है और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर रह जाते हैं और उनकी शादियाँ हो जाती हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले पास्ट के बेटा पैदा होता है जिसका नाम डिसाइड किया जाता है इंडेफिनेट। उसके बाद प्रेजेंट के होता है क्योंकि पास्ट के बाद ही प्रेजेंट आता है, तो उसका नाम भी जैसे कि उनके फादर की वसीयत थी उसके मुताबिक इंडेफिनेट ही रखा जाता है। और फ्यूचर में भी फ्यूचर के बेटे का नाम भी इंडेफिनेट रखा जाता है। फिर उनके जब दूसरा बेटा पैदा होता है तो वो उसी विरासत को मतलब वसीयत को कंटिन्यू करते हुए उस दूसरे बच्चे का नाम कंटिन्यू से ही निकल के कंटिन्यूस रख दिया जाता है। फिर वही प्रेजेंट के बेटे का भी होता है, पास्ट के बेटे का भी होता है और फ्यूचर के बेटे का भी होता है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे उनके यहाँ बेटी पैदा होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। तो उसकी खूबसूरती को देखते हुए कि ये मतलब एक खूबसूरत है और बेटी भी है तो परफेक्ट है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बच्ची पैदा हुई है, तो उसका नाम वो परफेक्ट रख देते हैं। तो वो तीनों में ही चलता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, यानी तीनों बेटे परफेक्ट ही नाम रखते हैं। नाम ऐसे होते हैं कि वो लड़कियों में भी चल जाए और लड़कों में भी चल जाए। फिर चौथा जब उनके बेटा पैदा होता है तो वो भी खूबसूरत होता है, तो वो परफेक्ट यानी परफेक्शन को कंटिन्यू उसने रखा, तो इसी वजह से चौथे बेटे का नाम वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस रख देते हैं। जब वो इस रूल को फॉलो करते हैं तो उनके नाम कुछ इस तरह से पड़ जाते हैं।
जैसे कि प्रेजेंट ने जब इंडेफिनेट को फॉलो किया तो प्रेजेंट सरनेम आ गया पहले, वैसे तो अमूमन बाद में आ रहा होता है लेकिन इससे पहले आ गया, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो कि उनके ग्रैंडफादर का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू जब आया था प्रेजेंट कंटिन्यूस और टेंस उनके ग्रैंडफादर का नाम हो गया। तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस उनके ग्रैंडफादर का नाम हो गया। और नंबर 4 पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों जो है इसी तरह से कंटिन्यूटी पर चल पड़े। तो क्या ख्याल है आपका, है ना इंटरेस्टिंग? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जब हमने प्रेजेंट, अब ये मैंने चारों नाम उनके नीचे लिख दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस बनाते आए। ये वो जुमले होते हैं कि जब हम आम बोलचाल रेगुलर लाइफ में, ज़िंदगी में हम अपनी जो बातचीत कर रहे होते हैं उसमें नॉर्मल सेंटेंस भी होते हैं, यानी कि सादा जुमले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, सवालिया भी होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं जो इनकारिया भी होते हैं और सवालिया भी होते हैं, जिसको हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। वन बाय वन मैं इनके एग्जांपल्स भी डिफ़ाइन करूँगी। अभी हमने यूजेस ऑफ एस ई एस भी थोड़ा सा डिफ़ाइन करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भी डिफ़ाइन करना है, सिंस पीएस 4 को भी डिफ़ाइन करना है। तो हम पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमने जब पास्ट ने अपने बच्चों का नाम रखा तो उनका नाम क्या पड़ा, और फ्यूचर ने जब अपने बच्चों का नाम रखा तो उनका नाम क्या पड़ा, ठीक है। किस तरह से हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हुए। अब देखिए, जो रूल इन प्रेजेंट ने फॉलो किया था, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो पास्ट ने भी फॉलो किया। पास्ट के भी 4 बच्चे थे, उसने पहले बच्चे का नाम पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरे का नाम पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथे का नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट जो कि उसका सरनेम हो गया, परफेक्ट जो कि उस बच्चे का नाम हो गया, और टेंस उनके ग्रैंडफादर का नाम, यानी कि तीनों यूज़ हो गए। अब समझ रहे हैं, 4 पहले हो गए थे, 4 अब हो गए, यानी कि 8 टेंसेस हमने कवर कर लिए। हमें 8 टेंसेस याद हो चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 बच्चे हुए थे इत्तेफाक से, तो उसके भी चारों बच्चों के नाम वही थे, बस सरनेम चेंज हुआ था उनका। जैसे कि वहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट लग रहा था सरनेम में, यहाँ पे हम फ्यूचर लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इनमें भी हम चारों जुमले वही यूज़ कर होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव टेंसेस। 4 पहले थे, 4 बाद में हुए 8, उसके बाद 4 और प्लस कर दिए तो ये हो गए 12। असल में होते सिर्फ 3 ही टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बाकी 4 उनकी टाइप्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जब हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये 12 टेंसेज हो जाते हैं। देख लीजिए, एक मरतबा नज़र डाल लेते हैं हम। एज वी हैव डिवाइडेड 3 मेन टेंसेज इनटू 4 टाइप्स, सो इट बिकम्स 12 टेंसेज। नंबर 1 पे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमने जब पास्ट का रखा तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जब फ्यूचर का रखा तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर जब हमने दूसरे बच्चे का नाम रखा तो वो था कंटिन्यूस, तो नंबर 1 पे हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, नंबर 2 पे हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और नंबर 3 पे हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर तीसरे नंबर पे जो है बेटी पैदा हुई, जो कि खूबसूरत थी, जैसे कि मैंने बताया, तो उसका नाम इन लोगों ने रखा था परफेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद चौथा और आखिरी जो बच्चा था उसका नाम इन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूस रखा था, क्योंकि वो खूबसूरत भी था और उसने उसी परफेक्शन को कंटिन्यू रखा था, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस पड़ गया। तो इस हिसाब से प्रेजेंट के बच्चे का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट के बच्चे का नाम हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर के बच्चे का नाम हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से हो गए हमारे पूरे के पूरे 12 टेंसेस कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि अब आपको ये हमेशा के लिए याद हो गए होंगे, आपको जहन नशीन हो गए होंगे किस तरह से हमने टेंसेस के नाम रखे और किस तरह से हम इनको अपने जहन में रख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं
और क्योंकि ये हमारे टेंसेस बनाने के लिए मेन किरदार अदा करते हैं, तो हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पता होने चाहिए और उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, और वो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं हमें पता होना चाहिए। हमारे पास 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि मतलब लाइक कि मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रही हूँ, तो मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ, यानी कि मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को मुखातिब कर रही हूँ। अगर मैं अपने साथ किसी और को भी बिठा लेती हूँ या मेरे साथ कोई और ट्यूटोरियल बना रहे हैं या मेरे साथ कोई और बैठ के आप लोगों से बात कर रहा है, तो वो वी हो जाएगा। अगर मैं सिंगल होकर आपसे बात कर रही हूँ एज अ फर्स्ट पर्सन, तो मैं आई का वर्ड यूज़ करूँगी, और अगर मेरे साथ कोई और मौजूद है तो हम वी का वर्ड यूज़ करेंगे। 2 लोग मिलकर जब किसी सामने वाले बंदे से बात कर रहे होते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो सामने वाला पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन होता है। अच्छा, यू के आगे मैंने लिखा हुआ है कि ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे सामने बैठा हुआ जो इंसान है वो सिंगल भी हो सकता है और हमारे सामने बैठे हुए लोग बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो यू एक ऐसा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी कंसीडर किया जाता है और प्लूरल भी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ यू आर अ गर्ल, ठीक है, यू आर अ गर्ल, इट मीन्स कि मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ। बट अगर मैं ये कहूँ यू आर गर्ल्स, अब एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात कर रही हूँ। दोनों सूरतों में मैंने वर्ड यू का ही यूज़ किया, मेरे पास कोई और सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है सामने वाले पर्सन्स को डिनोट करने के लिए। तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और थर्ड पर्सन वो होते हैं जो जिस जगह पर बैठ के हम बात कर रहे होते हैं और वो वहाँ पर मौजूद ना हो, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं बट वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन होता है, उसकी एब्सेंस में बात की जाए। अच्छा, बेसिकली प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन्स की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी एक वीडियो बनाऊंगी। जब वो वीडियो बनाऊंगी तो फिर उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगी प्रोनाउंस क्या होते हैं। अभी तक के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आई और वी फर्स्ट पर्सन होती हैं, आपने रट लेना है टेबल, उसके बाद ही आप टेंसेस अच्छे तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास 2 सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। आई सिंगुलर होता है जिसका मतलब होता है मैं, वी प्लूरल होता है जिसका मतलब होता है हम। सेकंड पर्सन में हमारे पास एक ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो कि होता है यू, इसका मतलब होता है तुम या आप, जो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी, एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों सूरतों में हम एक ही सेकंड पर्सन यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन्स में हमारे पास होते हैं ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट जो है सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं और दे जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है। अच्छा, अब आप देखिए, ही, शी, इट और दे, इन तीनों का मतलब वो है, वो के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग जिन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही किसी मेल के लिए यूज़ किया जाता है, शी किसी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, और इट किसी जानवर के लिए या किसी बेजान चीज़ के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। वो दे वाला जो वो है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यानी प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। सामने लिखा हुआ है कि सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं और प्लूरल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट में ये भी लिखा है कि सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन से भी हमें सेंटेंस बनाने पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको थर्ड पर्सन्स में ही मैंने शामिल कर दिया। ये टेबल आप याद करिएगा, उसके बाद हम टेंसेस बनाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा स्टोरी से बाहर आ जाते हैं और हम ग्रामेटिकली इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। मैंने हमारी जो 4 टाइप्स थी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो आसान होते हैं इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, उनको बेसिक में कंसीडर कर दिया, और जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, मुश्किल होते नहीं है बट स्टूडेंट्स को लगता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इनको मैंने एडवांस कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले हम अपनी इंडेफिनिट टाइप यानी बेसिक फॉर्म देखेंगे, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम इंडेफिनिट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा लेंदी होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में भी अपने स्टडी किया था। अगर आपसे वो क्लास आप देखना चाहते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी क्लास में इतना अच्छा ब्रीफ दे दूँ कि जितने भी लिंक्स मैं शेयर करूँ आपको उन लिंक्स पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप इंडेफिनिट, उसकी पहली औलाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं हम। हमारी स्क्रीन पर मौजूद है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और समटाइम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस प्लस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन? ये मैं आपको समझाती हूँ। हमारी स्क्रीन पे देखिए नंबर 1 सेंटेंस लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई ईट फूड। सेकंड, वी ईट फूड, सेकंड पर्सन के साथ यू ईट फूड। बट जब मैंने थर्ड पर्सन के साथ सेंटेंस बनाया तो ये हो गया ही ईट्स फूड, शी गोज़ टू स्कूल, इट फ्लाइज ऑन हर रूफ, दे ईट फूड। अब दे भी तो थर्ड पर्सन था, मैंने इसके अंदर एस ई एस और आई एस का इजाफा क्यों नहीं किया? ही के अंदर देखिए अब वर्ब के अंदर एस का इजाफा हो रहा है, शी के साथ वर्ब के अंदर ई एस का इजाफा हो रहा है, और इट के अंदर वर्ब के अंदर आई एस का इजाफा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कुछ समझ में नहीं आ रही, बात हज़म नहीं हो रही है। तो मैंने इसके लिए एक एस ई एस और आई एस का एक अलग से टॉपिक बनाया था, वो भी मैं इस वीडियो में डिफ़ाइन कर देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इसी क्लास में ही क्लियर हो जाए। कहाँ हम एस का इजाफा करते हैं अपने वर्ब्स में, कहाँ ई एस का इजाफा करते हैं और कहाँ आई एस का इजाफा करते हैं, कहाँ लगाना होता है और कहाँ नहीं लगाना होता। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस और आई एस का इजाफा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास क्या है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। अगर आपने चार्ट को स्टडी नहीं किया है तो आपको ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ में नहीं आएंगे, और अगर नहीं समझ में आएंगे तो फिर कभी भी आप टेंसेस अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये इंडेफिनेट का पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा। आइए हम एस ई एस आई ई एस की 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। यूजेस ऑफ एस ई एस और आई ई एस को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास वोवेल साउंड्स कितने होते हैं। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वोवेल्स हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा जितने वर्ड रह जाते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये मैंने क्यों बताया है? अब जब मैं इनके यूजेस बताना शुरू करूँगी, यूजेस ऑफ एस ई एस एंड आई ई एस, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ई एस का ऐड देखते हैं। ई एस कहाँ पर ऐड होता है? यहाँ पे लिखा है ई एस ऑलवेज कम आफ्टर वोवेल्स। अगर हमारे वर्ब का आखिरी वाला वर्ड वोवेल साउंड हो, वोवेल साउंड्स कौन कौन से थे? ए ई आई ओ यू, तो हम ई एस का ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गो, गो में आखिर वाला वर्ड ओ वोवेल साउंड है, तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया ई एस ऐड कर दिया, गोज़ हो गया। इसी तरह से ज़ीरो आखिर वाला वर्ड ओ है, तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सेंटेंस बनाने के लिए, तो हमने ई एस का ऐड कर दिया। इसी तरह से मैंगो में अगर आप नोट करेंगे तो आखिरी वाला वर्ड ओ है जो कि वोवेल साउंड होता है, इसमें भी हमने ई एस का इजाफा किया, मैंगोज़। अब देखिए नंबर 4 पे जो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ क्रिएट। क्रिएट में आप देखिए आखिर में वोवेल साउंड आ रहा है ई, लेकिन जब ई ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम दोबारा से ई तो नहीं ऐड कर सकते। इट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड, क्रिएटिव। तो हम क्या करेंगे? ई नहीं ऐड करेंगे, सिंपली एस ऐड कर देंगे। वोवेल साउंड पे ख़त्म हो रहा है लेकिन हम 2 बार ई नहीं लगा सकते, सिंपली एक एस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्रिएट से क्रिएट्स। चलिए अब दूसरा यूज़ देख लेते हैं ई एस का। अगर हमारे पास वर्ड एक्स, जेड, एस, सी एच, एस एच और एस एस पे ख़त्म हो रहा हो, उस सूरत में भी हम ई एस का ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स में लिखा हुआ है फॉक्स, एक्स पे ख़त्म हो रहा है, जब हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे तो ई एस का ऐड होगा, फॉक्सेस। इसी तरह से वॉल्स, टीच, लास्ट में देखिए सी एच, क्रश, लास्ट में देखिए एस एच, क्लास, लास्ट में देखिए डबल एस। तो ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए लिखे हुए हैं, इनके बाद हम ई एस का इजाफा करते हैं। ये तो हो गया ई एस का यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ एस देखते हैं। यूजेस ऑफ एस, एस कहाँ ऐड होता है? एस ऑलवेज कम आफ्टर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वोवेल साउंड्स के अलावा अल्फ़ाबेटिक्स जितने अल्फाज रह जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए प्ले, प्ले में लास्ट वाला जो वर्ड है वे, वाई,
ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर एस का इजाफा कर लिया, ये हो गया प्लेस। सेकंड हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई ईट। टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वोवल साउंड्स के अलावा वाला वर्ड है, तो हमने यहाँ पे सिंपली एस ऐड कर दिया। थर्ड हमारे पास वर्ड है रन। एन जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है, हमने इसमें सिंपली एस का इजाफा कर दिया। तो समझ तो गए होंगे आपके ई एस कहाँ ऐड करना है और एस कहाँ ऐड करना है। रट लेना ही आपने, क्योंकि ये आगे सारी लाइफ टेंसेस में काम आने वाला है। अब देखते हैं यूजिंग आई ई एस। आई ई एस कहाँ पर ऐड होता है, बहुत गौर से देखना है और बहुत अच्छी तरीके से उसको समझना है डीपली। हमारे पास दो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हुई हैं। आई ई एस के दो यूजेस हैं, ये मैंने क्यों लिखा है ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। The word I takes place when at es, but there is a condition for the replacement of I. There should be consonant before y. क्या मतलब है? हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है एंट्री। एंट्री के अंदर हमने क्या किया, y को कट कर दिया और उसकी जगह पे I लगाया और देन es ऐड कर दिया। ये हमने क्यों किया? अब देखिए ये y पे ख़त्म हो रहा है, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में तो मैंने ये बताया था कि अगर वर्ड हमारे पास y पे ख़त्म हो रहा हो तो हमने सिंपली s ऐड करना होता है। नहीं, इसमें भी एक कंडीशन है। y से पहले वाला वर्ड अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो हम y को रिप्लेस कर देते हैं I के साथ और es ऐड कर देते हैं। नहीं समझे? यहाँ पे 4 एग्जाम्पल। पहली एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी एंट्री वाली। सेकंड एग्जाम्पल देखिए बेबी। लास्ट में y है लेकिन y से पहले वाला वर्ड हमारे पास कॉन्सोनेंट है यानी कि बी, तो हमने क्या किया, y को कट करके I लगाया और es ऐड कर दिया। इसी तरह से फ्लाई, y पे ख़त्म हो रहा है लेकिन y से पहले वाला वर्ड यानी कि l, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हमने y को कट करके I लगाया और es ऐड कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से चौथी एग्जाम्पल है किटी। y से पहले वाला वर्ड यानी कि टी, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हमने y को कट करके I लगाया और es ऐड कर दिया, ये हो गया किटीज़। s कहाँ ऐड करना होता है, s वहाँ ऐड करना होता है अगर y से पीछे वाला वर्ड हमारे पास वोवेल साउंड हो तो ही हम s का इजाफा कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर भी एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ, प्ले, ईट, रन। ए वोवेल साउंड है, यू वोवेल साउंड है और यहाँ पे एक लास्ट में एग्जाम्पल लिखी हुई टॉय। वाई से पहले वाला वर्ड ओ, ये वोवेल साउंड है। लास्ट वाले वर्ड से पहले अगर वोवेल साउंड है तो हम एस का इजाफा करते हैं और लास्ट वाले वाई वर्ड से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम वाई को कट करके आई से रिप्लेस कर देते हैं और ये इसका इजाफा कर देते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आ जाता है। ये यूजेस आपने याद करने होंगे, ये रूल्स आपको रटने होंगे, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा यूजेस ऑफ एस, ई एस और आई ई एस की, ताकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकें। चलिए एक दफ़ा फिर से नज़र डालते हैं और हम देखते हैं हमने टेंसेस में क्या चेंजेस की थी। देखिए सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही नाउन या प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम एस और ई एस का और आई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है, ही ईट्स फूड, सिंपली एस ऐड कर दिया हमने। शी गोज़ टू स्कूल, गो में ओ जो साउंड था हमारा वोवेल साउंड था, तो हमने ई एस ऐड किया। इट फ्लाइज, ये फ्लाई से निकला है फ्लाइज, तो वाई जो था हमारा उससे पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट एल था, तो हमने आई एस का इजाफा किया। चलिए अब आपका काम है इनकी प्रैक्टिस करना। अगर आप सेंटेंसेस उतारना चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमने और मज़ीद टेंसेस करने हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू, डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान होते हैं, इसमें बस हमने डू और डज का यूज़ ध्यान में रखना होता है। इसके अंदर एस ई एस और आई एस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ एस ई एस और आई एस वाला जो टेंशन होता है ना, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। बाकी अदरवाइज और जितने भी हमारे 11 टेंसेस रह जाते हैं उसके अंदर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें इस रूल को याद करना होता है और यही हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, हेल्पिंग वर्ब डू और डज हमारे पास होते हैं। हम डू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्क्रीन पर मौजूद है, फिर भी बता देती हूँ।
थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसमें हम एस, ई एस और आई एस अफर्मेटिव में इजाफा कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इजाफा कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त वहाँ पे हम डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, यानी हम हेल्पिंग वर्ब में ई एस ऐड कर देते हैं डू के साथ। बाकी सब के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल होगा। डज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस और नाउन के साथ होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक सादा सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई ईट फूड, जो हमने अफर्मेटिव में बनाया था। जब मैंने इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, हेल्पिंग वर्ब टू इस्तेमाल किया आई के साथ, ये हो गया आई डू नॉट ईट फूड। इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जब मैंने सेंटेंस बनाया, शी ईट्स फूड, देखिए ईट वर्ब के अंदर एस का इजाफा किया है, लेकिन जब मैंने उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो ये हो गया शी, हेल्पिंग वर्ब आ गया डज नॉट ईट, ईट में से मैंने एस हटा दिया और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। मुझे पता है आप लोगों के सर में दर्द शुरू हो चुका है, और होना भी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में इतनी खिचड़ी पक चुकी है। फ़िलहाल अगर ज़्यादा डिप्रेशन नहीं ले सकते तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, नाश्ता वाश्ता करके आइए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया था। अब इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव भी देख लेते हैं। इनके फॉर्मूले स्क्रीन पर मौजूद है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, एक जो कि हमारे पास डू और डज था। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। डू और डज का इस्तेमाल वही रहेगा जो नेगेटिव में मैंने बताया था, इंटेरोगेटिव में भी वही रहेगा और इंटेरोनेगेटिव में भी वही रहेगा। इंटेरोनेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इनकी ट्रांसलेशन करूँगी तो फिर आप समझ सकेंगी। मैंने सारे सेंटेंसेस एक मिनट में एक साथ बना दिए हैं ताकि आपको आसान तरीके से समझा सकूँ। अब देखिए, शी ईट्स फूड अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया, शी डज नॉट ईट फूड, डज में ई एस ऐड कर दिया, ईट के साथ मैंने एस हटा दिया। फिर इसी का इंटेरोगेटिव बनाया, डज शी ईट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारी फार्मूले के अकॉर्डिंग। आप देखिए मेरे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके नीचे मैंने फार्मूला रिवाइज़ किया होता है ताकि कोई भी पॉइंट आपका इनकम्प्लीट ना रहे, आपको साथ साथ समझ में आता रहे। फिर जब इसका इंटेरोनेगेटिव बनाया तो ये हो गया, डज शी नॉट ईट फूड, शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, शी डज नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाती, डज शी ईट फूड, क्या वो खाना खाती है, डज शी नॉट ईट फूड, क्या वो खाना नहीं खाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन मैंने बताई थी, चीटिंग कोड ता, ती और ते होते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्रांसलेशन करी है तो आपको समझ में आया होगा। यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, यू डू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। इंटेरोनेगेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें नहीं भी करते हैं और हम सवाल भी कर रहे होते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को और ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स में देखना चाहते हैं, वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं जो मैंने तोड़ तोड़ के सेपरेटली टेंसेस की बनाई है, उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप वहाँ से जाकर 1 बाय 1 मेरे ट्यूटोरियल्स ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा कर भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, कैपेसिटी है, तो ही आप मेरे साथ बने रहिएगा, वरना आप वीडियो को पॉज कीजिए और बाद में आइएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम स्टार्ट करने लगे। अब मैं बहुत शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करूँगी, सारे फार्मूलाज स्क्रीन पर मौजूद है और मर्ज करके सारे सेंटेंसेस बना दिए एक साथ, और इनकी ट्रांसलेशन करते जाऊँगी और 1 बाय 1 अपने बाकी के जितने टेंसेस रह गए हैं हमारे, वो मैं इसी तरह से कवर करूँगी। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म होती है। जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड का इजाफा होता है, डिड के बाद नॉट आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सहन में रखना है, अफर्मेटिव बनाते वक्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा हो जाता है, जैसे कि इसमें हुआ है।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव हमें पता है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते आए हैं। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में दोबारा से क्वेश्चन मार्क। आइए अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं और इनकी ट्रांसलेशन देखते हैं। फार्मूलाज कॉपी करना चाहें दोबारा से तो आप वीडियो को पॉज करके फार्मूलाज कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। शी के साथ मैंने सेंटेंस बनाया। शी ईट वर्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन जब मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगी। शी एट फूड। फॉर्मूला नीचे रिवाइज हुआ है। जब मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो ये हो गया शी डिड। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे। डू और डज डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। शी डिड नॉट, जब मैंने डू की जगह डिड यानी डू की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली यानी कि ईट, क्योंकि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म यूज़ करी थी एट। जब मैंने नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, तो ये हो गया शी डिड नॉट ईट फूड। जब मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया डिड शी ईट फूड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव बनाया डिड शी नॉट ईट फूड और क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन किस तरह से होगी? यू एट फूड, तुमने खाना खाया था। यू डिड नॉट ईट फूड, तुमने खाना नहीं खाया था। डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया था। डिड यू नॉट ईट फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया था। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव फॉर्मूलाज भी देख लिए हमने, सेंटेंसेस भी देख लिए 1 बाय 1 और इनकी ट्रांसलेशन भी देख ली। चलिए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपके सामने यूजेस भी लिखे हुए हैं चार्ट में कि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन कौन से थे हमारे? आई और वी, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल होगा। बाकी के जो 2 पर्सन रह जाते हैं हमारे पास, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की फॉरेन बैचेस नॉट का इजाफा कर देते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि शैल विल स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे कर रहे हैं, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले होगा, बट सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी इजाफा होगा। इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं था, इंटेरोनेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसी के साथ अपने सेंटेंसेस पे नज़र डालते हैं। हमारी स्क्रीन पर 2 चार्ट मौजूद है सेंटेंसेस के एग्जांपल्स के लिए। सबसे पहले मैंने शी के साथ सेंटेंस बनाया है। शी जो कि थर्ड पर्सन था, इसके साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करना था, तो मैंने सेंटेंस बनाया सिंपल अफर्मेटिव का, शी विल ईट फूड। देखिए सेंटेंस के नीचे फॉर्मूला रिवाइज हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बनाया तो विल के बाद नॉट लगा दिया। शी विल नॉट ईट फूड। जब मैंने इंटेरोगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब विल स्टार्ट में आ गया, विल शी ईट फूड। और इंटेरोगेटिव बनाया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, विल शी नॉट ईट फूड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह जब आई के साथ बनाया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल किया है। वैसे मैं बताती चलूँ, अपनी शैल विल की क्लास में पहले भी बताया था, अब मोस्टली शैल का इस्तेमाल ख़त्म हो गया है। ग्रामेटिकली हमें शैल का यूज़ पता होना चाहिए, लेकिन अब मोस्टली आई के साथ भी विल का ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो भी सही होता है।
आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगी। आई शैल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगी। शैल आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाऊंगी। शैल आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखिए लास्ट में गा, गी, गे इस तरह के वर्ड आ रहे हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। सबकी बताइए, फ्यूचर की भी बता दी है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉन्टीन्यूस टाइप, इनडेफिनिट टाइप की प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों औलादों को पढ़ लिया। अब हम कॉन्टीन्यूस टाइप की तरफ आ गए हैं। कॉन्टीन्यूस टाइप के लिए हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर, 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं इसमें हम। इज़ एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, मैंने इसके ऊपर एक पूरी क्लास बनाई थी, उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर नज़र आ रहा होगा आई के लिंक के साथ, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बता देती हूँ, फॉर्मूला नीचे रिवाइज़ किया हुआ है। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा होता है तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। आइए देखिए, एम का इस्तेमाल क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब एम हम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है। जबकि आर का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर लिखा है, वी, यू, दे प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। नेगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। नेगेटिव में भी हम वही करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, और इंटेरोनेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आने के बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे। अगर आप फार्मूलाज नोट डाउन करना चाहते हैं, फार्मूले को नोट कर लीजिए। आइए अब हम अपने टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले आई के साथ सेंटेंस बनाते हैं, जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल कर रहे थे। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। रहा है, रही हैं और रहा हूँ ये लास्ट में आता है कॉन्टीन्यूस में। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रही हूँ। एम आई नॉट ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रही हूँ। इसी तरह से यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया। यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रही हो। यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रही हो। हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, तो मैंने यहाँ ले लिए हैं। इज़ शी ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रही है। इज़ ही नॉट ईटिंग फूड, क्या वो खाना नहीं खा रही है। सारे सेंटेंसेस के नीचे फॉर्मूला रिवाइज हुआ हुआ है। सेंटेंसेस उतारना चाहें उतार सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल कंटिन्यूटी, वही फार्मूला हमारा चलता रहेगा जो हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया। बस सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद नॉट लगा दिया। इंटेरोगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। और जब इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया। बाकी वही फार्मूला कंटिन्यू है हमारा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब में वॉज का इस्तेमाल कहाँ होता है। वॉज हम यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, ठीक है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। और वर हम यूज़ करते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस के साथ या प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, जो कि होते हैं वी, यू, दे प्लूरल नाउन और कोई भी प्रोनाउन। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो फार्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, सेंटेंसेस के नीचे फार्मूलाज रिवाइज हुए हुए हैं। सबसे पहले हम आई के साथ बनाएंगे। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि आई हमारे पास सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे कि मैं पीछे चार्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आई वॉज ईटिंग फूड। अब इसकी ट्रांसलेशन देखिएगा, रहा है कंटिन्यूटी में चल रहा है, रहा रहा रहा, ठीक है, बट अब ये पास्ट को भी शो करेगा। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी। शी वॉज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रही थी। वॉज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा था। वॉज अली नॉट ईटिंग फूड, क्या अली खाना नहीं खा रहा था।
उम्मीद करती हूँ ये रहा की सीरीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यू वर ईटिंग फूड, यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया है। तुम खाना खा रहे थे, वी वर नॉट ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे थे। वर दे ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहे थे। वर अली एंड सना नॉट ईटिंग फूड, क्या अली और सना खाना नहीं खा रहे थे। देखिए इंडेफिनिट में ताती है वाली सीरीज़ चल रही थी और कंटिन्यूस में रहा है वाली सीरीज़ चल रही है। प्रेजेंट था तो है आ रहा था लास्ट में, अब ये पास्ट है तो था आ रहा है लास्ट में, और जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो होगा आएगा लास्ट में, लेकिन ये रहा की सीरीज़ एक ही चलती रहेगी। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा बस ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब शैल और विल के साथ हमें बी का इजाफा करना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शैल और विल का इस्तेमाल वही रहेगा जो इंडेफिनिट में था, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल होगा। अब देखिए जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, शैल विल के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी आएगा। जैसे कि ऊपर शैल विल और प्लस बी लिखा हुआ है ना, शैल विल और बी के दरमियान में नॉट आएगा। और फिर जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बी आया, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस सब्जेक्ट, एज यूजुअल सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, नॉट के बाद हमने बी का इजाफा किया, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए इनके एग्जांपल्स देखते हैं और ट्रांसलेशन देखते हैं कि हम कंटिन्यूस में फ्यूचर के अंदर किस तरह से ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। फार्मूलाज नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके फार्मूलाज और डेफिनेशन नोट डाउन की जा सकती हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने बनाया, आई शैल बी ईटिंग फूड। फार्मूला नीचे रिवाइज हुआ है सेंटेंस की, मैं खाना खा रही होंगी। आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही होंगी। विल ही बी ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा होगा। विल यू नॉट बी ईटिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं खा रही होगी। आइए एक और सीरीज़ देख लेते हैं। यू विल बी ईटिंग फूड, तुम खाना खा रही होगी। ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा होगा। शैल वी बी ईटिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे होंगे। विल ही नॉट बी ईटिंग फूड, क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा। आप देखिए मैंने शैल और विल को मर्ज करके इनके सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। कहाँ हम शैल का इस्तेमाल करें, जैसे कि यहाँ आई के साथ हमने शैल का इस्तेमाल किया और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया, बाकी सब के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके टेंसेस और ग्रामर और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी के साथ हम अपनी तीसरी औलाद की तरफ बढ़ते हैं टेंसेस की। हमने अभी तक इंडेफिनिट कवर कर लिया है, कॉन्टीन्यूअस कवर कर लिया है, अब हम परफेक्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, वो क्या रूल्स को फॉलो करते हैं और उनकी क्लास क्या चल रही थी। अब देखिए परफेक्ट टाइप के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ हैज़ का इस्तेमाल होता है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन। बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और नाउन रह जाते हैं उनके साथ आंख बंद करके हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करना होता है। सिर्फ आपको हैज़ का इस्तेमाल याद रखना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त जैसे कि हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ जाता है, बाकी फार्मूला वही रिवाइज हो रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप फार्मूलाज नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके फार्मूला और डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अपनी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि फिर हम उससे ये अपने फार्मूलाज को क्लियर कर सकें और ट्रांसलेशन भी समझते हैं साथ साथ कि ये कौन सी क्लास को लेकर चल रहा है। सबसे पहला सेंटेंस हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। मैं होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँ। चुका आ रहा है लास्ट में, अब जो सीरीज़ चल रही है चुका की चल रही है।
सबसे पहले इंडेफिनिट में ता की सीरीज़ चली, कंटिन्यूस में रहा की सीरीज़ चली और अब परफेक्ट में चुका की सीरीज़ चलेगी। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ। हैव दे गॉन टू यूनिवर्सिटी, क्या वो यूनिवर्सिटी जा चुके हैं। हैव वी नॉट कंप्लीटेड वर्क, क्या हम काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं। इसी तरह से ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है। ही हैज़ डन होमवर्क, होमवर्क मुकम्मल कर चुका है। शी हैज़ नॉट स्टिच ड्रेस, उसने वो ड्रेस स्टिच नहीं कर चुकी है। हैज़ अली कुक्ड फूड, क्या अली खाना पका चुका है। और लास्ट में आ जाएगा हैज़ इट नॉट ड्रंक मिल्क, क्या वो दूध नहीं पी चुका है। आई होप कि ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या कर रहे हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाया तो हैड के बाद नॉट का इजाफा कर दिया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंटेरोगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और इंटेरोनेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब था तो हमें ये डिफ़ाइन करने की कतई ज़रूरत नहीं है कि हमें कहाँ यूज़ करना है। सारे सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होगा। चुका की सीरीज़ हमारी चल रही है क्योंकि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से होगी आगे हम देखते हैं सेंटेंस बनाने के साथ साथ। आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क, मैं होमवर्क मुकम्मल कर चुकी थी। देखिए चुका तो लगा है लेकिन पास्ट को भी साथ साथ लिया थी। आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुकी थी। हैड दे गॉन टू यूनिवर्सिटी, क्या वो यूनिवर्सिटी जा चुके थे। हैड वी नॉट कंप्लीटेड वर्क, क्या हम काम मुकम्मल नहीं कर चुके थे। इसी तरह से थोड़ी सी और एग्जांपल्स देख लेते हैं नई सीरीज़ के साथ। ही हैड डन होमवर्क, वो काम मुकम्मल कर चुका था। शी हैड नॉट स्टिच ड्रेस, वो ड्रेस स्टिच नहीं कर चुकी थी। हैड अली कुक्ड फूड, क्या अली खाना पका चुका था। हैड इट नॉट ड्रंक मिल्क, क्या वो दूध नहीं पी चुका था। आई होप कि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। आइए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते। फॉर्मूला देखिए आपके स्क्रीन पे मौजूद है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बस थोड़ा सा चेंज ये होता है क्योंकि हम परफेक्ट की बात करें तो हमें हैज़ हैड और इसको साथ लेकर चलना होता है, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब विल का भी इस्तेमाल इसके अंदर करना होता है। विल हैव, वैसे तो शैल हैव भी इस्तेमाल हो रहा होता है लेकिन मैंने जैसे कहा कि शैल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है तो मैंने सिर्फ विल ही लिखा है अपने फॉर्मूले में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नॉट का इजाफा विल और हैव के दरमियान में करेंगे। विल के फ़ौरन बाद नॉट आएगा, देन हैव आएगा। फिर इसी तरह से जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो हेल्पिंग वर्ब विल शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोनेगेटिव बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा हो गया। ठीक है, आइए अब एक नज़र एग्जाम्पल्स पे डाल लेते हैं और फिर उनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेशन होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आई शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क, मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होंगी। सही है, चुका की सीरीज़ चल रही है लेकिन फ्यूचर में भी बात हो रही है होंगी। वी विल नॉट हैव ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुकी होंगी। विल दे हैव गॉन टू यूनिवर्सिटी, क्या वो यूनिवर्सिटी जा चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड वर्क, क्या हम काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। आई होप कि ये परफेक्ट की जो सीरीज़ चल रही थी ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि चुका की सीरीज़ किस तरह से हमने कंप्लीट की है। अब हमारा लास्ट टेंस रह गया है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस।
आइए उससे पहले सिंस और फोर का थोड़ा सा इस्तेमाल देखना होगा, फिर हम उसकी फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और हमारी टेंसेस की क्लास मुकम्मल हो जाएगी। सिंस और फोर की क्लास मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी, उसका लिंक आपको ऊपर आई के सिंबल के साथ नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारी सजेस्टेड वीडियोस दे रहा होता है। वहाँ से जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है और फोर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। सिंस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें ड्यूरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और ड्यूरेशन की टोटल कैलकुलेशन हमें ना पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। 9 बजे से पढ़ रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक पढ़ रही हूँ, ड्यूरेशन नहीं पता। लेकिन जबकि फोर की एक एग्जाम्पल देखें अगर हम, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स जो है ये हमें कैलकुलेट करके बता रहा है कि 3 आवर्स तक कंटिन्यूसली पढ़ाई की गई है। तो वो ड्यूरेशन जिसको हम कैलकुलेट कर सकें वहाँ पे हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम 3 आवर्स को कैलकुलेट कर सकते थे, और वो ड्यूरेशन जहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हों लेकिन हमें एंडिंग पॉइंट ना बताओ, वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसीलिए मैंने आपको सिंस फोर का इस्तेमाल बताया था, क्योंकि हमारे सेंटेंस में हमें सिंस और फोर का इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि परफेक्ट टेंस बनाते वक्त हुआ था, कोई चेंजेस नहीं है। हैज़ का इस्तेमाल थर्ड पर्सन के साथ होगा जो कि सिंगुलर होना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और नाउन्स रह जाते हैं वहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करना होगा। आइए अब इनकी एग्जांपल्स पे एक नज़र डालते हैं और उनकी ट्रांसलेशन देखते हैं कि किस तरह से होगी। देखिए हमारे पास अफर्मेटिव का फार्मूला मैं बता चुकी थी। नेगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब हमने इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बनाया तो हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आ गया, देन प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं और उनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं आप। I have been teaching since 2015। अब देखिए मुझे अपना स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ, लेकिन कब तक पढ़ा रही हूँ ये नहीं पता, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इसकी कैलकुलेशन नहीं पता, बस स्टार्टिंग पॉइंट पता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 2 hours। 2 hours हम कैलकुलेट कर सकते थे तो हमने 4 का इस्तेमाल कर लिया। शी हैज़ नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 2 hours, इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी कि वो उसे 2 घंटे से पढ़ा रही है। इसी तरह से बाकी हमारे सेंटेंसेस हमने बनाए हुए हैं। हैव दे बीन राइडिंग हॉर्स सिंस इवनिंग, इवनिंग का स्टार्टिंग पॉइंट पता था तो हमने सिंस लिख दिया। हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 weeks, इसमें भी देखिए हमें 2 weeks ड्यूरेशन पता था, इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे तो हमने 4 का इस्तेमाल कर लिया। आई होप कि फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाना आ गए होंगे। अब एक नज़र पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे डाल लेते हैं और उनके फार्मूलाज देख लेते हैं। जैसे हमने जब हमने सिंपल परफेक्ट टेंस बनाया था तो हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया था, बाकी फार्मूला वही रहा था। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही होगा। हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव की जगह हैड आ जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला वही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट आ गया और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हैड स्टार्ट में आ गया, और इंटेरोनेगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आ गया। फार्मूला नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम अपने सेंटेंसेस पे एक नज़र डाल लेते हैं। आई हैड बीन टीचिंग सिंस जुलाई, मैं जुलाई से पढ़ा रही थी। अब मुझे पास्ट के ड्यूरेशन का पता है कि पास्ट में मैंने किस टाइम पे स्टार्ट किया था। अभी प्रेजेंट में भी वो काम कंटिन्यू है, बट मैंने पास्ट में स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट मैंने टोटल कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेशन मुझे नहीं पता।
शी हैड नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 9 ईयर्स। 9 ईयर्स को कैलकुलेट कर सकती थी तो मैंने 4 का इस्तेमाल कर लिया। हैड दे बीन इंजॉइंग पार्टी सिंस नाइट। हैड शी नॉट बीन कुकिंग चाइनीज़ फॉर 11 मंथ्स। आई होप कि सेंचुरी 4 क्लियर हुआ होगा और ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप सेंटेंसेस बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी लास्ट टाइप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। शैल और विल का इस्तेमाल भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हम पास्ट में करते रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब शैल विल और हैव के दरमियान में नॉट आ जाएगा, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा हो जाता है। फार्मूलाज अगर आप कॉपी करना चाहते हैं आप वीडियो को पॉज करके फार्मूलाज को कॉपी कर सकते हैं। शैल और विल का यूज़ भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम फटाफट से नज़र इनके एग्जाम्पल्स पे डालते हैं और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। I shall have been painting since 2002. अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मैं 2002 से पेंटिंग बना रही होंगी या कर रही होंगी। She will not have been enjoying vacations for 1 week. इंटेरोगेटिव बनाते वक्त will they have been enjoying party since night? Question mark. Will she not have been cooking Chinese for 11 months? Since और for के इस्तेमाल पे गौर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास का इख्तिताम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 1 घंटे में हम अपने टेंसेस को कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूँगी। यूजेस ऑफ एस ई एस, सिंस वी एस, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सब मैंने आपको क्लियर किया। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन की गुंजाइश रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे तमाम चैनल के लिंक्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर ही रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे उन क्विज़ेस के बारे में और उन कमियों के बारे में मुझे बताइए और मुझे मज़ीद बताइए कि मुझे किन टॉपिक्स पर और वीडियोस बनानी चाहिए। अपनी लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मैं एक टेस्ट रखने वाली हूँ, डू एज डायरेक्टेड की क्लास बनाऊंगी, लेकिन मैंने ये बेहतर समझा क्योंकि किसी ने मुझे ये सजेशन भी दी थी कि तमाम टेंसेस को एक क्लास में मर्ज करके पहले सारा ओवरऑल एक मरतबा रिवाइज़ कर दो, उसके बाद फिर आप टेस्ट क्लास बनाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने ये क्लास बनाई है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल के लिंक को उन दोस्तों और उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको ग्रामर समझने में प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि मेरे चैनल से उनको हेल्प हो सकती है। एंड स्क्रीन पर एक बेल आइकन का सिंबल मौजूद होगा, आप उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।